नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार पांडे। आज की इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में इतिहास के बारे में पढ़ा था। इतिहास क्या है? इतिहास को लिपि के आधार पर किन कालखंडों में बांटा गया है, उस सब पे हमारी चर्चा पिछली क्लास में हुई थी। आज हम सभी लोग आज की क्लास में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इतिहास कपोल कल्पनाओं पर आधारित नहीं है। इतिहास को जानने के लिए साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ती है। हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमारे पास साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं तथा बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध हैं। आज हम सभी इन्हीं स्रोतों पर चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास को जानने के लिए इतिहासकारों ने साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत धार्मिक साहित्यों, लौकिक साहित्यों तथा विदेशी यात्रियों के विवरण को रखा है। इतिहासकारों ने धार्मिक साहित्यों को भी दो हिस्सों में बांट दिया। एक में ब्राह्मण ग्रंथ हैं तथा दूसरे में ब्राह्मणेतर ग्रंथों को रखा है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत हमारे वेदों को रखा गया है, ब्राह्मण ग्रंथों को रखा गया है, आरण्यक को रखा गया है, उपनिषद को रखा गया है, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य तथा धर्मशास्त्रों को रखा गया है। अब हम सभी लोग इस पे थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं और वेदों में भी सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। तो 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थिति का जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह हमें ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है। 1000 से लेके 500-600 ईसा पूर्व तक की जो हमें जानकारी मिलती है वो हमारे 3 वेद हैं, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद हैं। उपनिषद हैं, वेदांग हैं। इन सब से हमें 1000 से 500 ईसा पूर्व तक की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। तो इन चारों वेदों से ही हमें वैदिक कालीन सभ्यता, संस्कृति तथा समाज की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हर वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है तथा उसका अपना एक आरण्यक ग्रंथ भी है और उसका अपना उपनिषद भी है। वेद चूंकि बहुत क्लिष्ट भाषा में लिखे गए हैं तो उनको सरलीकृत करने के लिए उनके ये ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तथा वेदांगों को हमें पढ़ना पड़ता है। बहुत सारी जानकारी हमें जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, चाहे वो कौशितकी हो, ऐतरेय हो, इन सब से ऐसे ही आरण्यक भी हैं, वो भी ऐतरेय आरण्यक है, कौशितकी आरण्यक है। इन सब से हमें उस समय की यानी कि वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हर अपने वेद का अपना उपनिषद भी है और इन वेदों को जानने के लिए बाद में वेदांग की रचना की गई। वेदांग हमारे 6 हैं, जिनमें शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है तथा ज्योतिष है। व्याकरण आप सभी जानते ही हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों ने व्याकरण पे बहुत सारा काम किया है। आपको पता ही है कि अष्टाध्यायी हमारा प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है। महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखा गया वह भी एक व्याकरण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी तथा कात्यायन ने भी एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। निरुक्त है, निरुक्त की रचना यास्क ने की थी तथा ज्योतिष शास्त्र हमारे सबसे पुराने प्राचीन ज्योतिषी लघन मुनि माने जाते हैं। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी सारा काम किया था। इसी प्रकार हमें सूत्रों
से उस समय की वैदिक कालीन संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है, जो हमारे 5 सूत्र ग्रंथ हैं, जिसमें से नंबर 1 हमारा कल्प सूत्र है, शौत्र सूत्र है, गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है तथा शुल्ब सूत्र है। शुल्ब सूत्र में ही हमें ज्यामितीय का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद महाकाव्य आते हैं। महाकाव्यों में 2 ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत। आप सबको जैसे पता ही है कि रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। शुरुआत में रामायण में 8,800 श्लोक थे, लेकिन धीरे धीरे उसमें श्लोकों की संख्या बढ़ती गई और लगभग 24,000 उसमें श्लोक पूरे होते हैं। दूसरा महाकाव्य हमारा महाभारत है। शुरू में उसमें भी लगभग 12,000 श्लोक थे, फिर 24,000 श्लोक हुए। शुरू में उसको संहिता कहा गया, जब 24,000 श्लोक हुए तो उसको जय संहिता कहा गया, लेकिन धीरे धीरे उस महाभारत में श्लोकों की संख्या लगभग 1 लाख हो गई और उसको महाभारत कहा गया। उस समय की जानकारी, उसके समाज की, राजनीति की, धार्मिक स्थिति क्या थी, इन सब की जानकारी हमें इन महाकाव्यों से प्राप्त होती है। उसके बाद वैदिक ब्राह्मण ग्रंथों में हमें धर्मशास्त्रों से भी उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। धर्मशास्त्रों में मुख्य रूप से धर्मसूत्र, स्मृतियाँ तथा टीकाएँ हैं। स्मृतियों में जैसे आप मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, मनुस्मृति पर बहुत सारी टीकाएँ भी लिखी गई। उसके बाद मितक्षरा ग्रंथ है, ये भी एक प्रकार की टीका ही है। और मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले बहुत सारे विद्वान हुए हैं, चाहे कुल्लूक भट्ट रहे हों और अपरार्क रहे हों, इन सब ने इन स्मृतियों पे अपनी टीकाएँ लिखी हैं। इसके बाद धार्मिक ग्रंथ के अंदर ही ब्राह्मणेतर साहित्यों की भी चर्चा हमें करनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हमें जो भी धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त होती है, उसके महत्वपूर्ण स्रोत हमारे बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ ही हैं। बौद्ध ग्रंथ 3 पिटकों में बटे हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं त्रिपिटक। नंबर 1 सुत्त पिटक, नंबर 2 विनय पिटक तथा नंबर 3 अभिधम्म पिटक। इन पिटकों से ही हमें सारी की सारी जानकारी प्राप्त होती है। जैन ग्रंथ में आगम आते हैं और इन्हीं आगमों में ही हमें भारत की प्राचीन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद लौकिक ग्रंथ हैं। क्योंकि लौकिक ग्रंथों में बहुत सारे ग्रंथों की हमें चर्चा करनी होती है, तो इसको मैं आपको अलग से बताऊंगा। अब उसके बाद हमारा आता है विदेशी यात्रियों का विवरण। प्राचीन काल से ही भारत विदेशी लोगों को आकर्षित करता रहा है, तो उसमें बहुत सारे यूनान से लोग आए, रोम से आए, बहुत सारे चीनी लेखक भारत आए और बहुत सारे मुस्लिम यात्री भी भारत आते हैं। और जब वो जिस कालखंड में आए, उन्होंने उस कालखंड की जानकारी अपने ग्रंथों में दी है। तो हम सबसे पहले यूनानी रोमन विदेशी यात्रियों की चर्चा करेंगे। इसको भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले हम सिकंदर से पहले जो यूनानी भारत आए या जिन्होंने भारत के बारे में लिखा, उनकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद सिकंदर ने जब भारत पे आक्रमण किया था, सिकंदर के साथ भी कुछ यात्री आए थे, या कह लीजिए जो उनके सेनापति थे, उन्होंने ही भारत के बारे में लिखा। उसकी हमें जानकारी उनके ग्रंथों से प्राप्त होती है। तथा सिकंदर के बाद जो भारत आए और भारत के बारे में उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा। तथा कुछ अन्य यूनानी लेखक हैं जो उन्हीं ग्रंथों को साक्ष्य बनाते हुए उन्हीं ग्रंथों को अपने साहित्य में या अपने पुस्तकों में उन्होंने उसको शामिल किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिकंदर से पहले जो विदेशी यात्री भारत आए, उसमें सबसे प्रमुख है स्काईलैक्स। उसके बाद हिकैटियस भारत आता है। फिर हेरोडोटस, जो भारत नहीं आया था, लेकिन उसने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका, हिकैटियस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है, इसने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में भारत का वर्णन किया है। टेसियस,
ये चारों सिकंदर से पहले भारत के बारे में लिख चुके थे या भारत आ चुके थे। इसके बाद सिकंदर के साथ उसका सेनापति निर्याकस, अनेसिटिकस और अरिस्टोबुलस, इन्होंने भी जब ये इंडिया से वापस गए तब इन्होंने भारत के बारे में बहुत बृहद वर्णन अपने लेख में किया है। उसके बाद सिकंदर के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका जो भारत के बारे में, भारत के समाज के बारे में, भारत के आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। एक विदेशी ग्रंथ इंडिका तथा एक भारत, उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, उनके द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र, इन दोनों ग्रंथों से ही चंद्रगुप्त या मौर्य काल की हमें सारी की सारी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद डायमेकस आता है अशोक के काल में, बिंदुसार के काल में, फिर डायनोसियस आता है अशोक के काल में। उसके बाद बहुत सारे यूनानी लेखक हैं, डायोडोरस, स्ट्रेबो, प्लिनी, जस्टिन एवं प्लूटार्क, इन सब ने अपने ग्रंथों में मौर्य काल की जानकारी दी है। प्लिनी का ग्रंथ ज्योग्राफिका है, जस्टिन ने और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखने का प्रयास किया है। प्लूटार्क ही ऐसा पहला लेखक है जो ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट हुई थी। कास्मास भी एक लेखक है जो 5वीं-6वीं शताब्दी में भारत आता है और इसने भारत तथा श्रीलंका के बीच समुद्री व्यापार का वर्णन किया है। ये तो हो गए हमारे यूनानी रोमन लेखक जो प्राचीन भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने ग्रंथों में देते हैं। इसके बाद बहुत सारे चीन से भी यात्री भारत में आते हैं और यहाँ रह करके उन्होंने संस्कृत सीखी, यहाँ के ग्रंथों का अध्ययन किया और यहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति को अपने ग्रंथों में स्थान दिया। सबसे पहला जो लेख आया भारत वह था फाहियान। यह लगभग 399 ईस्वी में भारत आया और लगभग 1500 वर्षों तक यह भारत में रहता है। इसने अपने ग्रंथ फो क्यो की में भारत के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है। भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय संस्कृति तथा ब्राह्मणों के बारे में भी ये बहुत सारी जानकारी हमें देता है। उसके बाद यह गुप्त काल में आता है। उस समय भारत का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसने पाटलिपुत्र का बहुत बृहद वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। दूसरा जो चीनी आता है उसका नाम था सुंगयुंग। ये लगभग 512-13 ईस्वी में भारत आता है और इसने उस समय की बंगाल तथा बिहार की राजनीतिक सामाजिक स्थिति का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। उसके बाद वैनसांग आता है 629 से 645 ईस्वी, ये भारत में रहता है। लगभग 1600 वर्षों तक यह भारत में रहा। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करी। वहाँ से बहुत सारे चूँकि ये सारे के सारे जो आए, चाहे फाहियान आया हो, सुंगयुंग आया हो, वैनसांग आया हो या इत्सिंग आया हो, ये सब बौद्ध धर्म को जानने के लिए ही भारत में आए थे। तो इनका दृष्टिकोण कुछ ना कुछ धार्मिक था। तो वैनसांग भी हर्ष के समय में भारत आता है और इसने अपने ग्रंथ सी यू की में वैनसांग की राजधानी कन्नौज के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देता है। यही ये जानकारी देता है कि हर कुंभ में हर्ष जो है बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन करता था। इसके बाद 671 ईस्वी के आसपास इत्सिंग आते हैं तथा 7वीं शताब्दी में मातवालिन आते हैं। इसके बाद चाओ जुक्वा आते हैं 1225 के आसपास। इनका ग्रंथ है चूफानची। चाओ जुक्वा ही इस बात का वर्णन कर अपने चोलों के बारे में ये बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं और चाओ जुक्वा भी भारत और अरब व्यापार के बारे में हमें पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। इसके बाद हम करेंगे चर्चा मुस्लिम यात्रियों की। भारत में अरब देशों से भी बहुत सारे मुस्लिम यात्री भारत की यात्रा पर आए और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के इतिहास, यहाँ की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के बारे में विस्तार से अपने ग्रंथों में वर्णन किया है। सबसे पहला जो मुस्लिम यात्री भारत आने वाला था वह था इब्न खुर्दाव। इसकी
ग्रंथ का नाम है किताबुल मसालिक वल ममालिक। यह भारत 844 ईस्वी में आया था। दूसरा यात्री सुलेमान है, इसका ग्रंथ है सिल सुत्त तवारिख 851 ईस्वी में आता है। पाल प्रतिहारों के बारे में इसने पूरी जानकारी दी है। और जब ये भारत आया उस समय राष्ट्रकूट राज्य में अमोघ वर्ष शासन कर रहा था। इसके बाद अल मसूदी आता है, इसके ग्रंथ का नाम है अटबका। इसको अरब का हेरोडोटस भी कहा जाता है, यानी इसने ग्रंथों के इतिहास को लेखन में बहुत सारा योगदान अपना दिया है। और इसके ग्रंथ का नाम है मुर्जुज़ ज़हाब। इसके बाद अल बरूनी भारत आता है। आप सभी को पता है कि इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। भारत की मध्यकालीन भारत की या कह लीजिए पूर्व मध्यकाल भारत की जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थिति की जानकारी हमें जो मिलती है वह अल बरूनी के तहकीक हिंद ग्रंथ से ही मिलती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण यात्री भारत आया, मार्को पोलो, जो वेनिस यानी इटली का निवासी था और उसने विश्व भ्रमण किया था। पांड्य राज्य में वो आया था लगभग 1292-93 ईस्वी में। उस समय पांड्य राज्य में कुलशेखर मारवर्मन शासन कर रहा था। यही एक ऐसा मात्र व्यक्ति है जिसने काकतीय वंश की महिला शासिका रुद्रमा देवी के बारे में जानकारी दी है। और हमें भारतीय ग्रंथों में कहीं पर भी रुद्रमा देवी जो भारत की महिला शासिका थी काकतीय वंश की, उसके बारे में हमें कहीं भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो ये हमारे साहित्यिक स्रोत हो गए। इन्हीं से हमें साहित्यिक स्रोतों से हमें भारतीय इतिहास को जानने समझने की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद हम आते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों पर। सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा पुरातात्विक साक्ष्य है वह है अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, मुहरें, मूर्तिकला तथा चित्रकला एवं स्थापत्य। अब पुरातात्विक अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि साहित्यिक स्रोतों में ये संभावना बनी रहती है कि हो सकता है लेखक ने सही जानकारी ना दी हो या बाद में उसमें परिवर्तन कर दिया गया हो। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों में ऐसा संभव नहीं है। पत्थरों पे जो खुदाई हो गई, जो लेखन कार्य हो गया, उसको मिटाया या बदला नहीं जा सकता है। इसलिए साहित्यिक साक्ष्यों की अपेक्षा पुरातात्विक साक्ष्य ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अभिलेख जो हमें सबसे प्राचीन जो अभिलेख प्राप्त होता है भारतीय संस्कृति के बारे में, वह भारत में अशोक के अभिलेख ही प्राप्त होते हैं। अशोक के बहुत सारे स्तंभ लेख हैं, गुहा लेख हैं, शिलालेख हैं। उनसे हमें मौर्य काल की पूरी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अशोक के अभिलेखों के अलावा हमें बहुत सारे और अभिलेख भी प्राप्त होते हैं, जैसे प्रयाग प्रशस्ति है। यह अशोक स्तंभ पे समुद्रगुप्त के द्वारा लिखाया गया था। राजा भोज का ग्वालियर अभिलेख है तथा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख, स्कंदगुप्त का भितरी अभिलेख तथा जूनागढ़ का लेख, विजयसेन जो बंगाल के शासक थे इनका देवपाड़ा अभिलेख है, चालुक्य नरेश पुलकेशी द्वितीय का एहोल अभिलेख। इसके अलावा अन्य बहुत सारे अभिलेख हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ये जो अभिलेख हैं इनसे हमें बिल्कुल सही एवं सटीक जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि इन अभिलेखों से कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम इनका कालक्रम स्थापित कर पा रहे हैं और भारतीय राजाओं का कालक्रम स्थापित करने में ये अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके बाद सिक्के आते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत में सबसे पहले सिक्के चलाने का श्रेय जाता है इंडो ग्रीक शासकों को, लेकिन उसके पहले बहुत सारे सिक्के भारत में प्राप्त होते हैं, लेकिन उनका कोई कालक्रम या किस शासक ने चलाया इसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। वो जो प्राचीन काल में सिक्के मिले हैं उनको
पंचमार्क कॉइन या आहत सिक्के कहा जाता है। उन पे 5 प्रकार के जीव जंतुओं का चित्रण हुआ है। लेकिन इंडो ग्रीक शासकों के आने के बाद सिक्कों पर भारतीय राजाओं के नाम भी अंकित होने लगे और सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण सिक्के चलाए वह गुप्त शासकों ने चलाए, लेकिन सबसे शुद्ध जो सोने के सिक्के चलाए वह कुषाण वंशी शासकों ने चलाए। सातवाहन वंश के शासन की पूरी हमें जानकारी सिक्कों के माध्यम से ही पता चलती है और सबसे ज़्यादा कांच के सिक्के आप कह सकते हैं जो चलाए वह सातवाहन शासकों ने चलाए। इसके बाद मृदभांड आते हैं। बहुत सारे मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन हमें प्राचीन काल में प्राप्त होते हैं, जिससे हमें प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार मुहरें सील्स भी हमें बहुत सारी राजाओं की मिलती हैं या सैंधो सभ्यता में प्राप्त होती हैं। उनसे हमें उनके कालक्रम को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये मृदभांड तथा मुहरें कर रही हैं। इसके बाद मूर्तिकला। मूर्तिकला भारत में बहुत प्राचीन काल से है, लेकिन मूर्तिकला पर जो विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है वह सबसे पहले कनिष्क के काल में जो मूर्ति कला स्थापित हुई उसमें हमें देखने को मिलता है। मथुरा की जो मूर्तिकला है उसमें हमें विदेशी यानी कि कुषाण कालीन स्थापत्य या मूर्तिकला में हमें देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार चित्रकला, बाघ की गुफाएं हों या भीमबेटका की गुफाएं हों या अन्य जो हमारे मंदिर हैं, कई सारे ऐसे भवन भी प्राप्त हुए हैं जिन पे हमें चित्रकारी मिलती है। और इसी प्रकार स्थापत्य है, जो बहुत सारे हमारे स्थापत्य सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं प्राचीन काल के मंदिरों में। मंदिरों की एक लंबी परंपरा हमारे देश में देखने को मिलती है। उत्तर भारत में जो कला विकसित हुई, दक्षिण भारत में जो कला विकसित हुई तथा इन दोनों के बीच जो दक्कन के क्षेत्र में कला विकसित हुई, इनको हमने इतिहासकारों ने 3 हिस्सों में बांटा है। दक्षिण भारत की कला को, मध्य भारत की कला को तथा उत्तर भारत की कला को, मंदिर स्थापत्य कला को 3 हिस्सों में बांटा है। और लगभग हमारे जो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत हैं उस पर हमारी थोड़ी सी चर्चा हुई और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में ये चीज़ें आ गई होंगी। अब अगली क्लास में हम लोग लौकिक साहित्य, जो जैसे चाहे वो चाणक्य का अर्थशास्त्र हो, हर्ष या बहुत सारे अन्य लेखकों ने जो अपने ग्रंथ लिखे हैं जिससे हमें भारत के बारे में बृहद जानकारी प्राप्त होती है, उनकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।